हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 25 जनवरी 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ। लेकिन कल वीडियो नहीं आ पाया था, इस वजह से आज का वीडियो लेंदी होने वाला है और 24 और 25 दोनों के एक साथ करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। तो पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप दोनों को अवेल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। वीडियो थोड़ा सा आज का लंबा होगा क्योंकि दोनों दिन के करंट अफेयर एक साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल अंत तक देखिएगा पूरे वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग विमेन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन ऑफ वर्किंग विमेन अवार्ड से सम्मानित करी गई हैं सुष्मिता सेन। और अभी आपको याद होगा इनकी एक वेब सीरीज आई थी आर्या 2, जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया है वॉशिंगटन में साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में। किसमें? साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डेवलप्ड अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेस्ट टू डिटेक्ट कोविड-19? कहने का मतलब यह है कि ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में एआई बेस्ड टेस्ट लॉन्च किया है, जिसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ही कोविड का पता लगा सकते हो कि कोई व्यक्ति कोविड इफेक्टेड है या नहीं है। तो ऐसा पहला देश दुनिया का बन गया है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ने एक ऐसा मैकेनिज्म लॉन्च किया है जिसमें आप एक्सरे से ही पता लगा सकते हो। वो एक्सरे मशीन आपके लंग्स को इस कदर स्कैन कर सकती है कि वो आपके लंग्स में ये बता देगी कि कोविड के ट्रेसेस हैं या नहीं है। स्कॉटलैंड की कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, स्कॉटलैंड में इस टाइम पर फर्स्ट मिनिस्टर हैं निकोला स्टर्गन। क्या नाम है? निकोला स्टर्गन। और आपको पता है स्कॉटलैंड के अंदर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को प्राइम मिनिस्टर नहीं बोला जाता है, वहां पर फर्स्ट मिनिस्टर बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर को। जैसे कि जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर ना बोल के चांसलर बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी जनवरी के शुरुआत में ही जर्मनी के नए चांसलर अपॉइंट किए गए हैं ओलाफ स्कूल्स। कौन है? ओलाफ स्कूल्स। और भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है और अमेरिका में जे बिडेन की सरकार पिछले ही साल आई थी। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में एडॉप्ट एन एनिमल नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? तो ये राज्य सरकार है गुजरात। और गुजरात में इस टाइम पे भूपेंद्र पटेल की सरकार है। अब देखिए, ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है ये गुजरात के अंदर अहमदाबाद में सुंदरवन मिनी जू नाम का एक एनजीओ है। इस एनजीओ के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इस इनिशिएटिव का मेन मोटो ये है कि लोगों को एनिमल अडॉप्ट करने चाहिए। आप किसी भी तरीके का एक एनिमल अगर अडॉप्ट करते हैं तो वो भी आपको पॉवर्टी से बाहर निकालने में मदद कर सकता है, मतलब गरीबी से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे? कहने का मतलब ये है, यहाँ पर इन एनजीओज का आप देखते हो आज की डेट में रोड में कई सारी बफेलोज हो गई, काऊ हो गई, ये ऐसे ही घूमती रहती हैं। तो अगर आप उन्हें पाल सकते हो, ठीक है, तो आप डेयरी प्रोडक्शन भी कर सकते हो, आप दूध का उत्पादन भी कर सकते हो। तो कोविड पेंडेमिक में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन यापन करने का जो जरिया है वो भी खत्म हो गया है। तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये काफी बेसिक इनिशिएटिव हो सकता है अपनी इनकम को स्टार्ट करने के लिए। इससे इन जीवों का भी भला हो जाएगा और आपका भी भला हो जाएगा। और गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देव की सरकार है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो जम्मू कश्मीर में पहली बार डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लॉन्च किया है होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह ने। और पूरे भारत में पहली ऐसी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर बन चुकी है जिस डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया है। इस इंडेक्स के तहत ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो गुड गवर्नेंस के मामले में उनकी रिपोर्ट क्या है। देखिए, गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, जहां पर पढ़ाई के संसाधन बेहतर हो, पानी आपको साफ मिले, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का ही हिस्सा होते हैं। तो अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर जब बेहतर होता है, दैट वर्ल्ड इज एसोसिएटेड विद गुड गवर्नेंस। और जम्मू कश्मीर में इस टाइम पे गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है सुभाष भौमिक। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। तो सुभाष भौमिक कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते थे? ये बेसिकली खेल से बिलोंग करते थे और ये फुटबॉलर थे। और आपको पता है 1970 के एशियन गेम्स में ये भारत के लिए ब्रोंज जीत कर लाए थे। तो अभी हाल ही में सुभाष भौमिक जी का निधन हो गया 72 वर्ष की उम्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में इस बार टॉप किया है? अभी अभी मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताया ना कि अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जम्मू के कौन से डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है? तो इस बार टॉप करने वाला डिस्ट्रिक्ट है जम्मू। मतलब जम्मू में सबसे बेहतर स्थिति रही गुड गवर्नेंस की। ट्रांसपोर्ट की स्थिति सबसे बढ़िया है, अकाउंटेबिलिटी अच्छी है, और जो कानून है वो अच्छे से पालन किया जाता है, और सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव डिस्ट्रिक्ट साबित हुआ है। इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर है। तो अल्टीमेटली हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि गवर्नमेंट जैसे चलनी चाहिए, तो जेएनके के अंदर जम्मू सबसे बेहतर डिस्ट्रिक्ट रहा नंबर 1 पे। यहाँ पर सेकंड नंबर पे जेएनके का डोडा डिस्ट्रिक्ट रहा है, और थर्ड नंबर पे सांबा डिस्ट्रिक्ट रहा है, फोर्थ नंबर पे यहाँ पर पुलवामा रहा है, और फिफ्थ नंबर पे रहा है श्रीनगर। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, श्रीनगर जबकि कैपिटल है उसके बाद भी 5वें नंबर पे है। तो इनसे बेहतर स्थिति काफ़ी और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स की भी है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हु हैज़ वॉन सईद मोदी इंटरनेशनल टाइटल? 2022 का सईद मोदी इंटरनेशनल टाइटल एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता है इस बार पीवी सिंधु ने। एंड आपको बता दूं, पीवी सिंधु ने अभी हाल ही में सेकेंड विमेन सिंगल टाइटल ये जीत रखा है। ओके, मतलब इससे पहले भी ये सईद मोदी इंटरनेशनल टाइटल जीत चुकी हैं, लेकिन ये जो इन्होंने जीता है ये दूसरी बार है जब इन्होंने ये टाइटल सेम जीता है। अगर आपसे पूछा जाए इस बार का सईद मोदी इंटरनेशनल टाइटल कहाँ खेला गया, तो ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में खेला गया। पीवी सिंधु हैदराबाद से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि अभी हाल ही में पूरी दुनिया में कुकुम्बर और गैरकिन्स का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है? कुकुम्बर मतलब खीरा और गैरकिन्स मतलब ककड़ी। तो ककड़ी और खीरा का उत्पादन सबसे ज्यादा करने वाला कौन सा देश है, और साथ में इनको एक्सपोर्ट भी करता है ये देश? तो सबसे बड़ा निर्यातक बन के उभरा है भारत। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के ही द्वारा निर्यात करी गई हैं ये दोनों चीजें 2020 से 21 के सत्र में। तो ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है, 1,23,846 मीट्रिक टन ककड़ी और खीरे का निर्यात किया गया है भारत से। और इसकी वैल्यू की अगर बात करी जाए तो इससे व्यापार हुआ है $114 मिलियन का व्यापार। और ब्रिटेन की कैपिटल लंदन, यहाँ पर बोरिस जॉनसन की सरकार है। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार है, कैपिटल है इस्लामाबाद। चाइना में शी जिनपिंग की सरकार है और कैपिटल है बीजिंग। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से देश के नेवल चीफ हैं जिन्होंने अभी हाल ही में कंट्रोवर्सी की वजह से रिजाइन कर दिया? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये जर्मनी के नेवल चीफ हैं, और आपको पता है इनका नाम क्या है? इनका नाम है KHM स्कॉनबैच। KHM स्कॉनबैच। अभी हुआ क्या कि ये पिछले शनिवार को भारत में थे एक कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो जब ये भारत में नई दिल्ली में कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे तो हम सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चलता रहता है, जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच में स्थिति बनी रहती है। तो इन्होंने क्या किया, उस कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन के खिलाफ इन्होंने सीधे सीधे टिप्पणी कर दी और रशिया का साथ दे दिया, और उसमें भी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को संबोधित करते हुए उनका साथ दे दिया। तो इसकी वजह से कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई, ट्विटर में ट्रेंड भी करने लगे, इनको ट्रोल किया जाने लगा, क्योंकि बीइंग अ नेवल चीफ ऑफ एनी कंट्री इनको वर्डिक नहीं देना चाहिए था। इस वजह से इनके ऊपर दबाव बनाया जाने लगा और इनको अपनी पोजीशन से रिजाइन करना पड़ा। और जर्मनी में चांसलर इस टाइम पे हैं ओलाफ स्कूल्स। एक स्टूडेंट ने पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि सर आप बार बार कैपिटल बताते हैं, प्रेसिडेंट बताते हैं, प्राइम मिनिस्टर बताते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं ऐसा जानबूझ के करता हूँ कि मेरी इसी आदत की वजह से कई सारे स्टूडेंट्स को कैपिटल याद हो गई है जो कि कभी आज से बचपन से लेकर आज तक नहीं याद हुई। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कभी आपको याद ही नहीं होते थे, तो वो आपको याद हो जाते हैं मेरी इसी आदत की वजह से। तो ऐसा मत समझिए कि मैं ऐसा गलती से कर जाता हूँ, मैं ऐसा जानबूझ के करता हूँ। बार बार जितने बार मुझे कंट्री दिखेंगे उतने बार कैपिटल आपको बताऊंगा, करेंसी बताऊंगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बताऊंगा, अपने आप याद हो जाएंगे। किसी चीज़ को जब आप बार बार रिवाइज करते हो अपने आप वो दिमाग में सेट हो जाती है, ये एक खास बात है। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का, इस चीज़ से बॉदर मत होइए, इस चीज़ को एंजॉय करिए। आप जितना एंजॉय करोगे चीज़ें उतने आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, और ये इसका पता आपको तब लगता है, इसका फायदा तब मिलता है जिस दिन आप पेपर में बैठे होते हो। बराबर वाला आपको बगल से झांक रहा होता है और आप अपने पेपर में
टिक लगाते चले जा रहे होते हो, तो उस दिन आपको देखने को मिलता है जिस दिन सफलता का दिन होता है। और यूक्रेन की कैपिटल है कीव, जर्मनी की बर्लिन, रशिया की कैपिटल मॉस्को और भारत की नई दिल्ली। भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, यूक्रेन के इस टाइम पर राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की और रशिया में व्लादिमीर पुतिन है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ये कौन सा राज्य है जिसने 44वां कोक बोरोक दिवस मनाया है? तो ये है त्रिपुरा। हर साल त्रिपुरा के अंदर कोक बोरोक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस हर साल 19 जनवरी को मनाया जाता है त्रिपुरा के अंदर। कोक बोरोक पता है क्या है? त्रिपुरा में जनजातियों के द्वारा सबसे ज्यादा यूज करी जाने वाली लैंग्वेज है और त्रिपुरा में इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का भी टाइटल दे दिया गया था। 1979 में ये ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई थी त्रिपुरा की। तो हर साल 19 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है। पूरे धूमधाम से कल्चरल इवेंट कंडक्ट करके इसको मनाया जाता है। त्रिपुरा में इस टाइम पे बिप्लब कुमार देब की सरकार है। सिक्किम में PS तमांग की सरकार है। उड़ीसा में नवीन पटनायक हैं मुख्यमंत्री और तमिलनाडु में MK स्टालिन की सरकार चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य या यूटी है जिसमें पहली बार भारत का ओपन सिंथेटिक ट्रैक एंड फुटबॉल टर्फ लॉन्च किया गया है फुटबॉल स्टेडियम के लिए? मतलब एक ऐसा फुटबॉल स्टेडियम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जो कि पूरे तरफ से, चारों तरफ से बिल्कुल खुला है, ओपन है। आप देख सकते हो वादियां ही वादियां दिख रही हैं। तो ये है लद्दाख। और लद्दाख में कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया है? लद्दाख के अंदर लेह में इसको लॉन्च किया गया है और ये खेलो इंडिया के तहत इसको बनाया गया है। तो आने वाले टाइम में भारत में जो फुटबॉल टूर्नामेंट्स होंगे वो यहाँ पर भी कंडक्ट किए जाएंगे और ये एक बेहतरीन मूव है। खेलो इंडिया के तहत जो भी फुटबॉल टूर्नामेंट होंगे वो लद्दाख में, अगर लेह में होंगे तो यहाँ पर कितना सारा पर्यटन पहुंचेगा और उसकी वजह से यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और जाहिर सी बात है लद्दाख के अंदर इकोनॉमी भी होगी, वो भी डेवलप करेगी और लोगों का भी डेवलपमेंट होगा। लद्दाख में इस टाइम पे RK माथुर हैं गवर्नर, JNK में मनोज सिन्हा है, सिक्किम में PS तमांग है और हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है। और आपको पता है इसको कितने की कॉस्ट से बनाया गया है? इसको बनाने में 10.68 करोड़ की लागत आई है। करीब करीब आप बोल सकते हो 11 करोड़ लागत की मदद से इसको बनाया गया है। और अगर ज़मीन से बात करी जाए तो ये फुटबॉल ग्राउंड 11,000 फीट की हाइट पर होगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो इसको अनिल कुमार जैन के द्वारा लॉन्च किया गया है और जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है ना, उसके सेक्रेटरी हैं अनिल कुमार जैन, सीनियर IAS अधिकारी हैं। अब देखिए, जो कोयला दर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये पोर्टल आपको जानकारी देगा किसकी? सरकार कोल माइनिंग के सेक्टर में क्या क्या कदम उठा रही है उसकी लाइव जानकारी आपको देगी ये पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एक्सेलरेटर हैज पार्टनर्ड विद विच IIT? हमारा कौन सा IIT है जिसके साथ अभी हाल ही में इंडिया एक्सेलरेटर नाम के स्टार्टअप ने एक पैक्ट साइन किया है? तो इन्होंने IIT गुवाहाटी के साथ एक पैक्ट साइन किया है। अब देखिए, जो इंडिया एक्सेलरेटर स्टार्टअप कंपनी है ये बेसिकली काम करती है जो दूसरे स्टार्टअप्स या आप बोल सकते हो MSMEs होते हैं उनको फंडिंग करने के लिए ये हेल्प करती है कंपनी। तो इन्होंने IIT गुवाहाटी के साथ एक पैक्ट साइन किया है और ये IIT गुवाहाटी के साथ मिलकर 20 से लेकर 23 जनवरी तक इन्होंने अभी हाल ही में कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करी है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्होंने रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को प्रमोट किया है। मतलब ये IIT गुवाहाटी से चाहते हैं कि रिसर्च और इंडस्ट्रियल पैरामीटर पर ये इनकी मदद करें ताकि ये आगे चल के MSMEs को फंडिंग से सपोर्ट कर पाए। मतलब इनको बेहतर आइडियाज दें कि ये कैसे फंडिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जिसने अभी हाल ही में इस राज्य का पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया है? तो इस राज्य के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी के रूप में डिक्लेयर किया गया है किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। और अरुणाचल प्रदेश में इस टाइम पे पेमा खांडू की सरकार है। देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी है इसका मेन मोटो आपको समझ ही आ रहा होगा नाम से। पूरे अरुणाचल प्रदेश के अंदर जितना भी डेवलपमेंट होना है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जितना भी निर्माण कार्य होना है, उसके लिए पैसा यही फ्रेम आवंटित करेगा। मतलब ये एक इन्होंने नई अथॉरिटी बना दी है, यही अथॉरिटी पैसा अलॉट करेगी जहां पर भी डेवलपमेंट करना होगा। और इनके इस प्रोजेक्ट के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार का मोटो है कि 2023 तक अरुणाचल प्रदेश के अंदर 365 फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की स्थापना करी जाएगी।
मतलब कहने का आप बोल सकते हो छोटे बड़े मॉड्यूल को मिलाकर अरुणाचल प्रदेश के अंदर 365 बिल्डिंग्स का निर्माण कार्य पूरा होना है। और यहाँ पे गवर्नर हैं इस टाइम पे BD मिश्रा। आंध्र प्रदेश में YS जगन रेड्डी की सरकार है, सिक्किम में PS तमांग की सरकार है और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। हाउ मैनी स्टेट्स आर सिलेक्टेड फॉर रिपब्लिक डे टेबल ऑक्स इन 2022? यहाँ पर टेबल ऑक्स को हिंदी में बोलते हैं झांकी। कहने का मतलब यह है कि 2022 की गणतंत्र दिवस की परेड में कितने राज्यों या यूटीज की झांकियां हिस्सा ले रही हैं। तो इस बार केवल 12 राज्यों और यूटीज की झांकियां हिस्सा ले रही हैं। कोविड की वजह से लिमिटेड टाइम रखा गया है और लिमिटेड स्पेस रखा गया है, जिसकी वजह से वैसे मैं आपको बता दूं टोटल 21 राज्य और यूटीज को मिलाकर जो झांकियां होती थी वो हिस्सा लेती थी, लेकिन इस बार केवल 12 को परमिशन मिली है। जो बड़े राज्यों की बात करी जाए तो उसमें वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों को परमिशन इस बार नहीं मिली है। ये झांकी प्रदर्शन हर साल किया जाता है। इसमें हर राज्य या यूटी की जो झांकी होती है वो अपने राज्य और यूटी के कल्चर और इवेंट्स को प्रमोट करती है। पिछले साल जो 2021 की टेबल ऑक्स थी, मतलब जो झांकी थी, उसमें यूपी की झांकी ने टॉप किया था और उसमें अयोध्या का राम मंदिर दिखाया गया था। उससे पहले 2020 में आसाम की झांकी ने टॉप किया था। इस बार देखते हैं कि कौन से राज्य या यूटी की झांकी टॉप करेगी। अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर। अब हम लोग आज के करंट अफेयर मतलब 25 जनवरी के करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो थे 24 जनवरी के, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको भी। ये कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 को सम्मानित किया गया है? तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये है गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इस बार इस इंस्टीट्यूट को सम्मानित किया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से, क्योंकि इन्होंने नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में सबसे बेहतर कार्य करके दिखाया है। और इनके अलावा प्रोफेसर विनोद शर्मा को भी सम्मानित किया गया है इस बार सरकार के द्वारा। क्या नाम है? प्रोफेसर विनोद शर्मा। अगला क्वेश्चन है हु हैज बीन गिवन नाइटहुड फॉर सर्विसेज टू क्रिकेट। क्रिकेट में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन दिखाने के लिए नाइटहुड की उपाधि से किसको अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये वर्ल्ड फेमस खिलाड़ी है क्लाइव एल लॉयड। इनको सम्मानित किया गया है नाइटहुड से और ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। और आपको याद होगा 1975 और 1979, 1975 और 79 दोनों के क्रिकेट वर्ल्ड कप में इन्होंने वेस्ट इंडीज टीम को लीड किया है, मतलब ये कैप्टन थे। और वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप भी जीता है 75 और 79 का। और इनके कई सारे निकनेम भी हैं। इनको पता है बिग सी के नाम से भी जाना जाता है। क्लाइव का मतलब सी, बिग सी। इसके अलावा इनको सुपर कैट के नाम से भी जाना जाता है, लोग इनको सुपर कैट भी बोलते थे। एंड इसके अलावा एक और इनका निकनेम है, इनको होबेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है DGCA ने कौन से हवाई अड्डे पर अभी हाल ही में जुर्माना लगाया है? यहाँ पर DGCA का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो अभी इसके द्वारा जुर्माना लगाया गया है कलकत्ता के सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर। एक्चुअली कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अभी हाल ही में जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं इनको नेग्लेक्ट किया है। जो इनका रनवे मेंटेनेंस है इसको इन्होंने अवॉइड किया है, जिसकी वजह से DGCA ने इनके ऊपर जुर्माना लगाया। कितने का जुर्माना है? 20 लाख रुपए का जुर्माना इनके ऊपर लगाया गया है। और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और ये इसके जो मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु हैं इस टाइम पे, सुरेश प्रभु वो संभाल रहे हैं इन्हें। अगला क्वेश्चन है विच विलेज हैज बिकेम द फर्स्ट एवर सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज इन द कंट्री। हमारे पूरे देश में पहला ऐसा कौन सा गांव है जो कि सैनिटरी नैपकिन मुक्त हो गया है, मतलब जहां पर सैनिटरी नैपकिन कोई भी यूज नहीं कर रहा है? ये है कुंबलांगी। और कुंबलांगी कहाँ पर है? ये केरल में पड़ता है। अब अगर सैनिटरी नैपकिन का यूज नहीं किया जा रहा है तो किसका यूज किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा ये जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है इसको बोला जाता है मेंस्ट्रुअल कैप। क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुअल कप। तो ऐसे 5000 मेंस्ट्रुअल कप बांटे गए हैं कुंबलांगी के अंदर। और केरल में इस टाइम पे पिनाराई विजयन की सरकार है। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कौन सी संस्था है जिसके द्वारा भारत का पहला वेदर हैजार्ड एंड वनरेबिलिटी एटलस लॉन्च किया गया है?
तो इसको आईएमडी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत का मौसम विज्ञान विभाग। अब ये जो पहली बार वेदर हैजार्ड एंड वनरेबिलिटी एटलस लॉन्च किया गया है, इसकी खास बात ये होगी कि ये एआई बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, और ये पूरे भारत में कोई भी डिजास्टर हो, किसी भी तरीके का मौसम हो, हर तरीके की जानकारी पहले से देगा। इसको बनाया गया है क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज के साइंटिस्टों के द्वारा। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें, 1875 में स्थापना करी गई थी इसकी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2022 के नेताजी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो जापान के प्रधानमंत्री रह चुके शिंजो आबे को इस बार सम्मानित किया गया है 2022 के नेताजी पुरस्कार से। यह अवार्ड हर साल दिया जाता है और इनके बारे में आपको बता देता हूँ। ये इससे जस्ट पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस टाइम पे जो जापान के प्रधानमंत्री हैं उनसे जस्ट पहले प्रधानमंत्री थे और इन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री की पोस्ट सर्व करी है। 2006 से 7 में इन्होंने सर्व किया है और इसके अलावा 2012 में फिर ये प्रधानमंत्री बने और 2020 तक रहे प्रधानमंत्री। इसी के साथ ये जापान के आज तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं। सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक इन्होंने सर्व किया है। और ये जो इनको सम्मान दिया गया है नेताजी पुरस्कार, ये नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड एनवायरमेंटल इमरजेंसी ऑन कोस्टल एरिया हिट? ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में अपने तटीय क्षेत्रों पर एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है? ये है पेरू। और आपको याद होगा मैंने टोंगा वॉल्केनो के बारे में बताया था। तो टोंगा वॉल्केनो के इरप्शन की वजह से, क्योंकि इससे इतना पानी निकल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लाइमेट इमरजेंसी कोस्टल एरियाज में डिक्लेयर कर दी गई है। जितने भी लोग हैं उनको सरकार के द्वारा पीछे सेफ प्लेसेस में पहुंचा दिया गया है। सारे घर खाली करा दिए गए हैं क्योंकि बाढ़ वगैरह आ सकती है यहाँ पर। अगले 90 दिनों के लिए यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई है। पेरू में इस टाइम पे सरकार चल रही है पेड्रो कैस्टिलो की। किसकी? यहाँ के राष्ट्रपति हैं पेड्रो कैस्टिलो। और पेरू की कैपिटल है लीमा। बोलीविया की कैपिटल है सुक्रे। ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया और पोलैंड की कैपिटल है वर्सा। और इसके अलावा पेरू के कोस्टल एरिया में एक और घटना हो गई है। एक डैमेज हुआ है जिसकी वजह से 6000 बैरल क्रूड ऑयल समुद्र में बह गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर समुद्र के पानी में जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे पॉल्यूशन भी है, थर्मल पॉल्यूशन भी बहुत है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगले 3 महीनों के लिए एनवायरमेंटल इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई है। आईसीसी के द्वारा अभी हाल ही में मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 का किसको डिक्लेयर किया गया है? आईसीसी ने 2021 के लिए मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान को डिक्लेयर किया है। पाकिस्तान के ताबड़तोड़ बैट्समैन हैं, बाबर आजम के साथ ओपनिंग करी थी इन्होंने। पूरे वर्ल्ड कप में आपने देखा भी होगा। एंड आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई और इस टाइम पे प्रेसिडेंट हैं आईसीसी के ग्रेग ब्रैकली। कौन है? ग्रेग ब्रैकली। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन सईद मोदी मिक्स्ड डबल टाइटल? अभी आपको याद होगा मैंने शुरुआत में आपको बताया इस बार सईद मोदी सिंगल्स टाइटल किसने जीता? तो सिंगल्स टाइटल तो पीवी सिंधु ने जीता है। अब बात हो रही है डबल्स किसने जीता? तो इस बार डबल्स जीता है ईशान भटनागर और साथ में तनीषा क्रास्टो। इन दोनों ने जीता है मिलकर। तो बोथ ए एंड बी। और इस बार का सईद मोदी इंटरनेशनल टाइटल कहाँ पर हुआ? लखनऊ में इसको आयोजित किया गया। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप ये मत समझिएगा कि मैं मेंस टाइटल नहीं बता रहा हूँ। इस बार मेंस इवेंट हेल्ड ही नहीं हुए। कोविड की वजह से मेंस टाइटल नहीं कंडक्ट हो पाए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आसाम सरकार की तरफ से आसाम के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसको बोलते हैं असम वैभव, इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो असम वैभव से सम्मानित किए गए हैं रतन टाटा। आपको याद होगा 3 महीने पहले मैंने करीब आपको ये क्वेश्चन कराया था, लेकिन तब नॉमिनेशन हुआ था इनका। अभी हाल ही में कल के दिन 24 जनवरी को इनको सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को। इसलिए एक बार फिर से न्यूज़ में है तो मैंने आपको याद दिला दिया। और आसाम में इस टाइम पे सरकार है हिमांता बिस्व शर्मा की। यहाँ के गवर्नर हैं डॉक्टर जगदीश मुखी। रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया है इसलिए क्योंकि इन्होंने आसाम के अंदर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो फैसिलिटीज़ दी है उसके लिए इनको इस सम्मान से नवाजा गया है। इसरो के द्वारा अभी हाल ही में विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है कौन से राज्य में?
इसका परीक्षण तमिलनाडु के अंदर किया गया। और तमिलनाडु में कहाँ पर? महेंद्रगिरी की पहाड़ियों में इसका परीक्षण किया गया है। अब ये विकास इंजन आपको पता है कौन सा इंजन है? भारत के द्वारा पहली बार जो ह्यूमन कैरी रॉकेट लॉन्च किया जाएगा, जिसको आप गगनयान के नाम से जानेंगे। गगनयान कई बार मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में। तो जो गगनयान है उसके रॉकेट को लॉन्च करने वाला जो इंजन है उसका नाम रखा गया है विकास इंजन। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये है इंजन नीचे लगा हुआ है, यहीं से ये गगनयान लॉन्च हो जाएगा ऊपर की तरफ। बाय द वे, इस साल के शुरुआत में इसरो के नए चीफ बन गए हैं, इनका नाम है एस सोमनाथ, और इन्होंने डॉक्टर के सिवान को सक्सीड किया है। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी, हेडक्वार्टर है बैंगलोर। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी हैज बीन सेट अप इन विच स्टेट? पूरे भारत में पहली बार पैरा बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना अभी हाल ही में कौन से राज्य के अंदर करी गई? इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया, लखनऊ में। और आपको पता है भारतीय पैरा बैडमिंटन जो खिलाड़ी हैं वो पैरालंपिक्स में अब हिस्सा लेंगे। कब? 2024 में अब पैरालंपिक्स होने हैं। कहाँ पर होंगे 2024 के पैरालंपिक्स? पेरिस में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, कहीं आप फंस ना जाएं एग्जाम में। और इस बार जो टोक्यो में पैरालंपिक्स हुए हैं 2021 में, इसमें भारत ने टोटल कितने मेडल जीते हैं? इस बार हमारे खिलाड़ी टोटल 19 मेडल जीत के लाए हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड टू बिल्ड अ प्लास्टिक पार्क इन विच स्टेट? भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में मंजूरी दे दी गई है कि प्लास्टिक पार्क कौन से राज्य में बनाया जाएगा। सरकार के द्वारा कर्नाटक के अंदर प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है। कर्नाटक के अंदर 2 जगह पर यह प्लास्टिक पार्क बनाए जाएंगे, एक तो मंगलुरु में बनाया जाएगा और दूसरा गंजीमुत में बनाया जाएगा। कहाँ पर? गंजीमुत। ये प्लास्टिक पार्क क्या होते हैं? सीधी सी बात है, यहाँ पर पूरे देश भर की प्लास्टिक को कलेक्ट करके लाया जाएगा और उनको रिसाइकल करने के लिए प्लांट्स सेटअप किए जाएंगे। ठीक है, तो प्लास्टिक को रिसाइकल करने का यहाँ पर काम किया जाएगा और इसको सेटअप करने के लिए 62.77 करोड़ की लागत लगेगी। करीब करीब आप बोल सकते हो 63 करोड़ की मदद से इनको सेटअप किया जाएगा और इनको बनाया जाएगा कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। कर्नाटक में इस टाइम पे बेसावराज बोमई की सरकार है, तमिलनाडु में MK स्टालिन की सरकार है, केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है, आंध्र प्रदेश में YS जगन रेड्डी की सरकार है। आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करिए, ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आपको पता नहीं है कि अगर थोड़ा सा भी ये हिंट मिल जाता है कि जब पढ़ा दिया है और स्टूडेंट बस इतना बोल देता है कि हाँ सर समझ आ गया, बस उससे दिल एकदम खुश हो जाता है और मन करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करो। अगला क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ वॉन द 9th नेशनल विमेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप? अभी हाल ही में हमारे कौन से राज्य या यूटी की टीम है जिसने नेशनल विमेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप का नवा संस्करण जीत लिया है? तो इस बार इसको जीता है लद्दाख की हमारी टीम। और इस बार का जो नेशनल विमेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप हुआ था, ये कहाँ हुआ? ये हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? कज़ा में। हिमाचल प्रदेश के अंदर कज़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ। लद्दाख में राधा कृष्ण माथुर की सरकार है, आपको पता ही है। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये जो यस बैंक है ना, तो यस बैंक का ही यस म्यूचुअल फंड है, इन्होंने अभी हाल ही में अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है? तो अब से यस म्यूचुअल फंड जो है ये व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड कहलाया करेगा। और ये कब से अप्लाई माना जाएगा? 12 जनवरी 2022 से इसको अप्लाइड माना जाएगा कागज़ों पर। और इस टाइम पर व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड के जो CEO हैं ये हैं आशीष पी सोमैया एंड इसकी स्थापना व्हाइट ओक कैपिटल की 2017 में करी गई थी। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स को परचेज करने के लिए आप वरुण 777 कोड का यूज़ कर सकते हो। इस कोड की मदद से 10% के डिस्काउंट के साथ आपको एक्स्ट्रा बेस्ट ऑफर्स भी मिल जाएंगे जो पर डे के हिसाब से होंगे। इस संडे को मेगा कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है। उस कॉम्बैट टेस्ट का लिंक मैं आपको कल सुबह के वीडियो में दूंगा, इसलिए मिलना मत भूलिएगा कल सुबह के वीडियो में। आज तो ये वीडियो मैंने रात में 12 बजे आपको दे दिया है क्योंकि कल वीडियो नहीं आ पाया था, लेकिन अगले वीडियो में कल से सुबह 4 बजे ही सेम टाइम रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।